ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। मैं डॉक्टर संगीता निखिल परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ और उनसे ये प्रार्थना करती हूँ कि उनका वरद हस्त सभी शिष्यों के सिर पर बना रहे। सभी के कल्याण के लिए मैं उनसे कामना करती हूँ। आज के इस गुरु प्राप्ति कार्यक्रम में हमारे साथ भटिंडा से गुरु सेवक राणा जी हैं। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और गुरु सेवक राणा जी पारद पर कार्य कर रहे हैं। गुरुदेव से इन्होंने रसेश्वरी दीक्षा लेकर इस कार्य को करना प्रारंभ किया है और इस पर काफ़ी शोध कार्य इनका चल रहा है। तो आज मैं उन्हीं से मुखातिब हूँ कि आप ये बताइए कि आपने किस तरह से गुरुदेव के पास पहुंचकर इस कार्य को करना शुरू किया। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी, डॉक्टर नरेंद्र श्री माली, उनके चरण वंदना करते हुए मैं मेरी गुरु बहन संगीता ओबराय जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने YouTube चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, जिसमें कि पारद विज्ञान या जिसको रसायन शास्त्र भी कहते हैं, उसमें मैंने जो थोड़ी बहुत भी गुरु कृपा से जो प्राप्ति की है वो मैं आप लोगों के सामने रख सकूं। हाँ जी, बताइए जी, आप कैसे गुरुदेव के पास पहुंचे और फिर पारद में इंटरेस्ट कैसे हो गया शुरू? मेरी उम्र उस समय 12 या 13 साल की थी जब मैंने गुरुदेव की बुक्स को रीड करना शुरू कर दिया था। ओके। और उसके बाद हमको पता चला कि जोधपुर में इस तरह से गुरुदेव विराजमान हैं वहाँ पर, तो मेरे पिताजी इनसे मिलने के लिए गए। अच्छा। उसके बाद होली का शिविर आया था सन 1995 में, तो उस समय मैं पहली बार गुरुदेव से मिला और उसके बाद मैंने इनकी और बुक्स रीड की और फिर गुरुदेव का शिविर लगा था लुधियाना में और उसके बाद एक शिविर लगा था चंडीगढ़ में गुरु पूर्णिमा का। हाँ, वो दोनों ही गुरु पूर्णिमा के थे। हाँ जी, हाँ जी, 95 और 96। हाँ जी, हाँ जी। और जो चंडीगढ़ वाला शिविर था वहाँ पर मैं गुरुदेव से मिला था, जिस 5 स्टार होटल में गुरुदेव ठहरे हुए थे। तो वहाँ पर हम साधकों को ये परमिशन थी कि आप लाइन बना करके गुरुदेव से मिल सकते हैं। हाँ, बहुत होते थे ना मिलने वाले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उस समय जब मैं मिला तो मैंने गुरुदेव से हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना की, गुरुदेव मैं पारद विज्ञान सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे रसेश्वरी दीक्षा उस समय दी। अच्छा, मतलब इतनी छोटी उम्र में ही आपका पारद में इंटरेस्ट था? बिल्कुल, मेरी उम्र उस समय 15 साल के करीब होगी। ओहो, अच्छा। और फिर मैंने गुरुदेव की पहले किताब पढ़ी स्वर्ण तंत्रम, उसमें जो पारद के ऊपर प्रयोग किए थे वो मैंने प्रैक्टिकल किए। फिर उसके बाद मैंने जो रसायन के ग्रंथ हैं, क्योंकि गुरुदेव ने मुझसे एक बात कह दी थी कि आप रसायन के ग्रंथों का अध्ययन करना और उसके ऊपर प्रैक्टिकल करना। अच्छा, ये गुरुदेव ने आपसे ये गुरुदेव कहा? ने मुझसे केवल एक ही बात कही थी बस। अच्छा। यही मेरी जिंदगी का एक मेन, इसको हम आशीर्वाद उनका मैं मान सकता हूँ मेरे लिए। ठीक है। वो आदेश जो दे गए। वो आदेश दे गए मुझे। ठीक है, ठीक। और मैंने रसायन शास्त्र के जो ग्रंथ थे, क्योंकि स्वर्ण तंत्रम किताब में गुरुदेव ने आखिरी के पेजेस में वो सारे ग्रंथों के नाम दे दिए थे। ठीक। आपको स्वर्ण तंत्रम बुक पढ़ने के बाद हाँ जी, क्या लगा कि आप कैसे कर सकते हैं पारद के संस्कार, कैसे सफलता मिल सकती है? स्वर्ण तंत्रम गुरुदेव की लेखनी में इतना चमत्कार होता था कि जो भी कोई उनकी किताब को एक बार शुरू कर लेता था पूरा तो किए बिना छोड़ता नहीं। उसको फिर छोड़ नहीं सकता था वो बीच में। इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से वो अपनी लेखनी इतनी उनकी बढ़िया थी। जबरदस्त। तो और वो मैंने जब वो किताब पढ़ी तो वो पढ़ने के बाद बहुत इजी लगा कि बहुत इजी है कि इस तरह से हम संस्कार कर लेंगे और उससे हम पारद की सिद्धि प्राप्त कर लेंगे और हो सकता है कि पारद से सोना भी बना लें। लेकिन मैंने वो प्रैक्टिकल जब किए तो वो इतनी सफलता नहीं मिली। लेकिन गुरुदेव का वो वाक्य है जो उन्होंने कहा था कि रसायन के ग्रंथों का अध्ययन करना और प्रैक्टिकल करना, वो मेरे दिमाग में बैठ गया था। फिर मैंने वो ग्रंथ ढूंढने शुरू कर दिए, क्योंकि उसमें किताब में वो जो ग्रंथों के नाम दिए थे तो धीरे धीरे वो ग्रंथ मुझे मिले
अच्छा। दिल्ली में कुछ पब्लिकेशंस हैं, उनके पास मैं गया। मोतीलाल बनारसी दास है, उनके पास मैं गया, तो वो ग्रंथ जो थे वो मुझे मिलने शुरू हो गए। मैंने वो पढ़ के उनके ऊपर प्रैक्टिकल मैं करता रहता था। ठीक है। और साथ साथ में हमारा बिजनेस भी था, हम बिजनेस भी करते रहते थे, लेकिन मेरी ये रिसर्च बंद नहीं हुई, मैं चलता रहता उसमें। तो मुझे 1 साल तक कानपुर में रहने का मौका मिला। हमने वहाँ पर फैक्ट्री लगाई थी, ठीक। बिठूर है कानपुर में, वहाँ पर हाँ। ध्रुव टीला नाम की एक जगह है। ठीक। वहाँ पर मैं जाता था और वहाँ पर मैं भारत के ऊपर रिसर्च करता था। अच्छा। वो एकदम शांतमयी जगह है वो, अच्छा। भक्त ध्रुव की वो तपस्थली है, अच्छा। गंगा जी के एकदम किनारे। और वहाँ पर मैं जब वो कर रहा था तो मुझे इतनी थोड़ी सी सफलता मिली कि मैंने 10 ग्राम के करीब मरकरी को उसमें मैंने ठोस कर लिया। अच्छा, सॉलिड करना आ गया। सॉलिड मैंने कर लिया। अच्छा। और उसको शुद्ध और उसके संस्कार भी कर दिए। ठीक। उसके बाद हम वापस पंजाब आ गए। अच्छा, उस समय क्या एज थी आपकी? उस समय मेरी एज थी तकरीबन 18 या 19 साल। अच्छा, इतनी छोटी उम्र में ही? हाँ जी, हाँ जी। तो आप तो भारत के लिए आए थे दुनिया में। बस उसके बाद 2015 में जब हम पंजाब में शिफ्ट हो चुके थे, तो 15 में मेरे दिमाग में फिर से विचार आया कि मैं जब पारे को ठोस करना जानता ही हूँ तो क्यों ना मैं पारे का एक शिवलिंग बना करके देखूं कि जो असली पारद का शिवलिंग जिसको हम कह सकें। तो उस समय मैंने 150 ग्राम वजन का एक पारद का शिवलिंग बनाया। और हमारे वहाँ पर जो जहाँ पर हम रहते हैं बठिंडा के पास बुच्चो मंडी हमारा कस्बा है, वहाँ पर एक शिव मंदिर है, वहाँ पर हमने वो शिवलिंग भेंट कर दिया। और वहाँ के जो पुजारी जी थे उन्होंने मुझसे ये बात कही कि ये असली पारद शिवलिंग है। अच्छा, उनको पहचान रही उनको होगी। पहचान हाँ। थी। उन्होंने कहा कि ये असली पारद शिवलिंग है, आप इस शिवलिंग को किसी तरह से लोगों को बताओ कि ये असली शिवलिंग इस तरह क्या होता है। क्योंकि असली शिवलिंग की जो पहचान जो मैंने अनुभव की है, जो हमने देखी भी है, जो ग्रंथों में भी मैंने पढ़ा है कि असली पारे का शिवलिंग कभी भी हाथ पे घिसने से या कपड़े पे घिसने से कपड़े को या हाथ को काला नहीं करता। तो यहाँ मेरा एक कंफ्यूजन है। हाँ जी। देखिए, है तो वो भी पारद शिवलिंग, पारद तो उसमें भी है, तो फिर वो काला क्यों करता है? देखिए क्या हुआ कि पारद शिवलिंग की महिमा ये सबसे पहले सर्वप्रथम इस दुनिया को पूज्य गुरुदेव ने बताई। लोगों को ये पता चल गया कि पारद शिवलिंग की महिमा क्या होती है। अब असली पारद शिवलिंग बनाने वाले जो व्यक्ति हैं हमारे देश में बहुत कम हैं। और हर किसी को पारद शिवलिंग की लेने की इच्छा हुई। तो जो कुछ बिजनेस माइंडेड लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को एक तरह से व्यापार बनाया, उन्होंने सिंपल मेथड निकाला कि वो जिंक, लेड या टिन ये वाली मेटल्स को पिघला के उसमें 20% के करीब कच्चा पारा बिना शुद्ध किया हुआ वो मिला के उसको लोहे के सांचे में डाल देते हैं गर्म करके। 20% तो आप काफी कह रहे हैं। हाँ जी। लोग तो 10% और 15 और 16% की बात करते हैं। ये इतना भी कर देते हैं वो। हाँ, और 10% पारा डाल दिया। बिल्कुल, वो डाल के उसको जैसे वो लोहे के सांचे में डालते हैं, वो ठंडा हो जाता है, तो सांचे को खोलते हैं तो उसमें से शिवलिंग निकल आता है। उस शिवलिंग को वो पारद की शिवलिंग के नाम से दुकानों पर वो शिवलिंग की डाई में डाल दिया, बस उस सॉल्यूशन को जो बनाया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये शिवलिंग इतना ज़्यादा दोषयुक्त है अकॉर्डिंग टू रसायन शास्त्र, ठीक है, जो आयुर्वेद की किताबों में भी लिखा हुआ है और ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ये वाला शिवलिंग अगर आप घर में रखेंगे तो आपके घर में अगर थोड़ी बहुत अगर सुख शांति है भी तो उसको भी खत्म कर देगा। अच्छा, ये उस कैटेगरी का है। उस कैटेगरी का है। इतना ज़्यादा वो तामसिक शक्तियाँ जो होती हैं इतनी वो अट्रैक्ट कर लेगा कि आपके घर में लड़ाई क्लेश बीमारी ये सब कुछ आपके घर में आ जाएगा अगर आपने नकली पारद का शिवलिंग, दोषयुक्त पारद शिवलिंग घर में अगर आपने स्थापना कर ली तो। अच्छा, तो लोएस्ट क्वालिटी का है। लोएस्ट क्वालिटी का पारद शिवलिंग अपने आप में रसलिंग कहलाता है। अपने आप में एक अद्भुत वस्तु है जिसका तुम महत्व, जिसका मूल्य तुम समझ ही नहीं पाए, समझ भी नहीं पाओगे। मगर अपने आप में ये घर में रहना है, अपने आप में इसकी श्रेष्ठता अद्वितीयता है। इसलिए कि आपका पूरा जीवन शिव के साथ साथ शक्तिमान बन सके, शक्ति के साथ साथ शिवमय बन सके, और दीक्षा के साथ साथ आप प्राण से इतना जागृत करके उस लक्ष्य को, उस सिद्धियों को, उन साधनाओं को, उन विशेषताओं को, उन पूर्णताओं को प्राप्त कर सके जो तुम्हारे जीवन का अभिष्ट लक्ष्य है, उद्देश्य है, चिंतन। और ये चीज़ एक चीज़ और कर देते हैं, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये लोग साथ में एक सर्टिफिकेट देते हैं कि ये मरकरी का बना हुआ शिवलिंग है। सर्टिफिकेट क्यों देते हैं? क्योंकि उसमें आपके कहने के मुताबिक जैसे 10%, 16%, 20% पारा उसमें डाला होता है, तो लैब रिपोर्ट में ये आता है कि ये इसमें मरकरी है, बाकी बेस मेटल इसमें जिंक है या लेड है या टिन है,
लेकिन लोग केवल मरकरी नाम देख करके इस झांसे में आ जाते हैं कि ये पारे का ही बना हुआ पारे का शिवलिंग। बना हुआ है। वो बिल्कुल पारा है उसमें, मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन कच्चा पारा, बिना प्योरीफाई। ग्रंथों में लिखा हुआ है कि पारा, कच्चा पारा, बिना प्योरीफाई किया और बिना संस्कार किया हुआ विष है, और जब उसी पारे को शुद्ध कर दिया जाए, उसके संस्कार कर दिए जाएं, तो वो अमृत है। अच्छा, तो वो मतलब बिना संस्कार किए हुए डाल दें। वो डाल के उसका शिवलिंग बना के दे देते हैं। और इसी वजह से हमारे, अगर आप नोट करेंगे कि क्योंकि पारा शिवलिंग की महिमा इतनी ज़्यादा लिखी हुई है ग्रंथों में, तो हर घर में तकरीबन इस प्रकार का नकली पारा शिवलिंग आज की डेट में रखा हुआ है। हाँ, लोग खरीदते हैं इधर से उधर लेकिन से, फिर भी उनके घर में लड़ाई, क्लेश, बीमारी, सब है। आर्थिक कष्ट, मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट वो आते रहते हैं। अगर असली पारा शिवलिंग है घर में, तो वो तो ये चीज़ें आने देगा ही नहीं। अच्छा, वो प्रोटेक्शन रखेगा। वो प्रोटेक्शन रखेगा। तो मतलब आपका मतलब है, अगर उसमें कालिख नहीं उतर रही हो तो ही वो प्योरिटी ले। पहला टेस्ट है। ये पहला टेस्ट है। अच्छा, पहला टेस्ट है कि उसको आप कपड़े पे या हाथ पे घिसोगे तो वो हाथ को काला नहीं करेगा, पहला टेस्ट। दूसरा टेस्ट होता है, उसको अगर आप पानी में डाल के सनलाइट में रख दोगे तो आधे पौने घंटे में असली पारद का शिवलिंग गोल्डन कलर का हो जाएगा। तो ये कैसे दिखाएं? ये मैंने अपने YouTube चैनल पे भी मैंने दिखाया हुआ है, मेरे फेसबुक पेज पे भी फ़ोटो दी हुई है। मैंने अब तक तकरीबन 10,000 के करीब मैंने शिवलिंग बना करके ऑल ओवर इंडिया में दे दिए हैं। और जिन लोगों के घर में हैं वो लोग इस चीज़ का प्रैक्टिकल करते हैं, हर सोमवार को करते हैं। अच्छा, अच्छा। बाकी मेरे पास इस समय आप शिवलिंग भी करके है, दिखा सकते मैं हैं? करके भी दिखा सकता हूँ। दिखाइए, मेरे पास दिखाइए। शिवलिंग है, जरा शिवलिंग था, ये देखिए। अच्छा, सब अभी भी आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर हल्की सी स्वर्णिम आभा है। हाँ, मैं ये कहने ही वाली थी कि ये हल्का सा जो है गोल्डन टच लिए हुए है। अब ये देखिए, इसको आपको दिखाता हूँ। अब ये मेरा हाथ है, ये मैंने इसको हाथ पे रब किया, जरा सी भी का लिखाई नहीं, नहीं। नहीं आई। अब जैसे ये देखिए, ये हल्का हल्का गोल्डन दिख रहा है ना, मैं इसके ऊपर ऐसे अगर हाथ लगा दूंगा तो ये चांदी के जैसा हो जाएगा। ये देखिए, अब इसकी गोल्डन आभा जो है वो खत्म हो गई या कम हो गई, सिल्वरिश हो गया थोड़ा, वैसे वैसे हो गया। ये उसका पहला टेस्ट। अब इसको पानी में डाल के अगर आप सनलाइट में रखेंगे तो ये प्योर गोल्ड जैसा शाइन करना शुरू कर देगा। रखवाऊं? रखवा दीजिए। ठीक है। और ये कांच की तरह होता है, अगर नीचे गिर जाए तो इसके टूटने का डर रहता है। पारा जब ठोस होता है तो वो मेटल की तरह ठोस नहीं होता, वो पत्थर की तरह ठोस होता है। ये देखिए, इसके नीचे का बेस नहीं है? इसके नीचे का बेस ये स्वर्ण अभ्रक का बना हुआ बेस है। अच्छा, स्वर्ण अभ्रक का। लाइए, ये देखिए, इसको इस तरह से ऐसे टिकेगा। ये देखिए, ये इसमें भी गोल्डन टच है? इसमें भी गोल्डन है। लोगों को ये दिख रहा अपने है। अपने आप भी गोल्डन हो जाता है, और जब इसको आप पानी में डाल के रखेंगे तो पूरा गोल्डन हो जाएगा। अब ये नीचे वाला जो बेस है, इसकी भी एक विशेषता है। हाँ। पारा शिव स्वरूप होता है, जो अभ्रक होता है वो शक्ति स्वरूप होता है। अच्छा। इसमें स्वर्ण अभ्रक, अभ्रक 4 तरह की कैटेगरी का आता है। काला भी आता है, सफ़ेद भी आता है, और उसके अलावा एक गोल्डन कलर का आता है, और एक हल्का सा मटमैला सा होता है। अब जो गोल्डन कलर का जो अभ्रक है वो इसमें डाल के ये जलहरी बनाई गई है शिवलिंग की, और इसमें अगर ऐसे रख दिया तो ये ऊपर शिव हैं, ये शिव स्वरूप है, ये शक्ति स्वरूप है। रसायन शास्त्र के अकॉर्डिंग ये ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। तो ये हमने जलहरी बनाई है, ये हमारा ओवल शेप, जिसको हम ज्योतिर्लिंग स्वरूप शिवलिंग कहते हैं। अच्छा। जो ब्रह्मांड का जो आकार है, इसके पीछे भी ये कहानी है कि जो सन्यासी लोग ध्यान लगाते थे वो दिए की लौ के ऊपर ध्यान लगाते थे, लेकिन जैसे मान लीजिए हवा आ गई तो उससे वो लौ थोड़ी सी
डगमगा जाती थी, और उससे क्या होता था कि उनका ध्यान बढ़ जाता था। अब इसके ऊपर अगर हम ध्यान लगाएंगे तो चाहे जितनी मर्जी हवा आ जाए ये हिलेगा नहीं, और ये अग्नि से भी ज़्यादा पवित्र है। अच्छा। क्योंकि अग्नि तो एक पवित्र चीज़ है ही, अग्निदेव, लेकिन पारा जो है वो भगवान शिव का अंश है, इसलिए अग्नि से भी पवित्र ये है। तो ये ध्यान लगाने के लिए ये सबसे बढ़िया आकार इसी को माना जाता है, ओवल शेप। शिव को पार्द कहा गया है, शिव को भी पारा कहा गया है, और उसको पारदेश्वर कहते हैं। शिव का निर्माण पारे के माध्यम से होता है, और शिव को अजर अमर कहा जाता है। और तो सब पैदा होते हैं गर्भ से, सारे देवता गर्भ से पैदा हुए, शिव किसी गर्भ से पैदा ही नहीं हुए। नवीन सृष्टि का निर्माण पारे के माध्यम से, रस जो मैंने बताया है, इस गुटिका के माध्यम से ही संभव है। इसलिए शिव को भी पारा कहा गया है, पार्द कहा गया है। पारे को शिवत्व प्राप्त है। जैसे ये देखिए, मैं साथ में एक नकली शिवलिंग भी लेके आया हूँ। ये काला पड़ा हुआ है, इस प्रकार के शिवलिंग ये तो बहुत मिल रहे हैं, बहुत मिलते हैं, और इनको अगर आप हाथ पे घिसोगे तो ये हाथ को काला करेगा। ये देखिए, ये देखिए काले काले। ये काली खा गई, ये पहचान होती है। ये देखिए हाथ काला हो गया, ये मेरी उंगली भी काली हो गई यहाँ से। ये इसका पहचान होती है कि ये जिंक, लेड या टिन का बना हुआ है। इसके ऊपर ये कोटिंग है मरकरी की। अच्छा अच्छा अच्छा। हल्की सी कोटिंग है, और ये कोटिंग लगा के कुछ लोग ये भी साबित करने की कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर जैसे सोने का वर्क लगाएंगे तो वो कहेंगे ये देखिए सोने का वर्क इसको खा गया और ये असली है। सोने का वर्क उसमें घुल गया है, केवल उसको खाया नहीं है। सोने का वर्क असली शिवलिंग भी खाता है, लेकिन वो धीरे धीरे खाता है, 1 सेकंड में नहीं खाएगा। वो लोग क्या करेंगे, पहले इसके ऊपर लिक्विड मरकरी का लेप लगा देंगे, और जैसे ही उसके साथ सोने का वर्क लगाएंगे वो 1 सेकंड में ही उसमें घुल जाएगा और देखने में लगेगा कि उसको खा गया। इस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं कि ये असली शिवलिंग है। मेरे पास एक स्वर्ण भक्षण करने वाला शिवलिंग था। अच्छा जी। मैंने गुरुधाम से लिया था। तो उसको हमने जब सोने का पतरा खिलाया तो ऐसे नहीं है कि इमीडिएटली हो गया, उसको टाइम लगा, पहले थोड़ा सा फिर थोड़ा सा, ऐसे बिल्कुल टाइम लगा उसको खाने उसमें में। 2-3 मिनट का टाइम लगता है। हाँ। अच्छा, हमने सोचा कि शिवलिंग में गड़बड़ है इसलिए इसको खाने में टाइम लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो धीरे धीरे, और केवल सोने के वर्क को खाएगा। हाँ, इम्प्योरिटीज रह गई थी। बिल्कुल, इम्प्योरिटीज नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। शुद्ध सोने का वर्क होना चाहिए। आजकल वर्क मार्केट में नकली बहुत मिलते हैं, नकली भी है। हाँ। असली सोने का वर्क कम से कम 700-800 रुपए का एक आता है। वो वर्क आप उसको खिलाएंगे तो वही उसको ग्रहण करेगा। तब जिन्होंने बनाया था उन्होंने मेरे को यही बोला कि अशुद्धि रह जाएगी। हाँ, और जो शुद्ध सोना है उसको केवल शुद्ध सोने को ही ग्रहण करेगा वो। ये भी पारा शिवलिंग की एक सबसे बड़ी पहचान भी इसको कह सकते हैं। पारे को भी यदि आप बुभुक्षित बना दे, पारा को अगर आप भूखा बना दें तो वह भी स्वर्ण मक्षिका खा देता है, उसको स्वर्ण मक्षिका पार्द कहते हैं। यह भी एक रसायन की पूरी क्रिया है, और इसमें भी शुद्ध पारा लेकर के बुभुक्षित पार्द बनाने की क्रिया बताता है, और बुभुक्षित पार्द ही आगे जाकर पारस बन जाता है। ये और बता देता हूं, उसने तो पारस पत्थर देखा था। पारस अपने आप में कोई चट्टान से निकला हुआ पत्थर नहीं होता। पारस, बुभुक्षित पार्द को ही पारस कहते हैं। बुभुक्षित का मतलब भूखा। और एक इसकी तीसरी पहचान होती है, वो क्या होता है कि इसमें जितना भी आप जोर लगा लो, आप नाखून से स्क्रैच नहीं कर सकते। आप अब करके देखो। नहीं, बिल्कुल प्लेन है। ये इतना ज्यादा हार्ड हो जाता है कि इसके ऊपर कभी भी स्क्रैच नहीं आ सकता, और इसकी चमक डे बाय डे इंक्रीज होती जाएगी, और इसकी लाइफ हजारों साल तक है। हाँ, ये चीज है कि ये वाला शिवलिंग, वो पहले वाला भी और ये भी, इसमें एक गोल्डन सिल्वरिश टच है। बिल्कुल, जो दूसरे शिवलिंग में आजकल मिल रहा है वैसा नहीं है। नहीं होता। ये कभी भी ऊपर से ग्रीन नहीं पड़ेगा, इसको आप कितना भी जल चढ़ा लो, कुछ भी कर लो, इसके वो हरा हरा काला काला हो जाता है। असली पारा शिवलिंग की आपको 2-3 विशेषताएं बता रहा हूँ, जिसके पीछे एक पारलौकिक कोई ऐसी शक्ति काम करती है जिसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं भी नहीं समझ पाया हूँ। दीपावली से लेकर के होली तक के टाइम में, इस समय के दौरान पारद शिवलिंग के ऊपर डिफरेंट टाइप के बहुत से कलर्स आएंगे। अच्छा।
आप वो कलर इतने ज़्यादा डिवाइन होते हैं कि आप उनको देख करके अचंभित हो जाएंगे। कभी कभी भगवान शिव का चेहरा भी बन सकता है उसके ऊपर, शिवलिंग पर। शिवलिंग के ऊपर। अरे वाह। और इसके लिए मैंने अपनी जो मेरी किताब है इसमें भी मैंने ये चैप्टर दिया हुआ है कि पारद शिवलिंग पर आने वाले रंगों से भविष्य। ये देखिए, ये किताब कौन सी है? ये किताब हमारी छपाई हुई है। जब हम शिवलिंग देते हैं किसी को तो हमारी साथ में एक किताब अच्छा, ये सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट है। इसमें सर्टिफिकेट में हम ये देते हैं कि इसमें जिंक, लेड या टिन बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें ये इस टाइप के बहुत से कलर्स आ जाते हैं। अच्छा, तो इससे कुछ जो है फ्यूचर पता पड़ रहा है? फ्यूचर पता चलता है क्या, जैसे समझाइए थोड़ा और सा। फॉर एग्जांपल अगर इसके ऊपर मान लीजिए अपने आप जैसे एकदम डार्क गोल्डन कलर हो जाए तो ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कोई कृपा होने वाली है। ठीक। आपको कहीं ना कहीं से आपका रुका हुआ धन खाना की आएगा प्राप्ति आ जाएगी, या आपके कोई नए काम के रास्ते खुल जाएंगे। अगर मान लीजिए शिवलिंग अपने आप ग्रीन कलर का हो जाए जैसे ये दिख रहा है यहाँ पर, हाँ। तो इसका संकेत ये है कि या तो कोई बहुत ही शुभ फेस्टिवल, कोई त्योहार आने वाला है उन दिनों में आएगा ये, ठीक। या फिर आपके घर में कोई मंगल कार्य होगा। अच्छा, आपको पता नहीं है लेकिन होगा। अच्छा। किसी की ब्याह शादी का आपको न्योता आ सकता है, मंगल कार्य कोई ना कोई हो जाएगा। अगर शिवलिंग के ऊपर नील वर्ण आ जाए इस तरह से, जैसे नीलकंठ महादेव, तो ये इस बात का संकेत होता है कि कोई संकट था जो आपके ऊपर आने वाला था जिसको भगवान शिव ने टाल दिया। अच्छा, ये हो गया। और इसके अलावा कॉपर शेड, कभी कभी शिवलिंग जैसा लगेगा जैसे इसके थोड़ा रेडिश कॉपर शेड इसके ऊपर आ गया। हाँ। कॉपर शेड आपको अच्छे स्वास्थ्य का संकेत देता है कि आपके घर में अगर कोई बीमारी है तो वो बीमारी ठीक होने वाली है, या फिर अगर आप तंदुरुस्त हैं तो आपकी वो तंदुरुस्ती बनी रहेगी। ये लीजिए। और एक होता है कि इसके ऊपर सतरंगी, जैसे इंद्रधनुष के रंग होते हैं वैसे आ जाते हैं। अच्छा। वो पूरे ब्रह्मांड के रंग होते हैं। वो संकेत समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा अगर हो जाए तो आप केवल उनको प्रणाम कर दीजिए, बस यही सबसे उत्तम उपाय है और कुछ नहीं। उसमें आप इसको समझ नहीं सकते आप कि पारा शिवलिंग आपको क्या संकेत दे रहा है, लेकिन फिर पारा शिवलिंग के ऊपर आने वाला हर एक रंग शुभ होता है और ये आपको आपका कल्याण ही करता है। इसमें नेगेटिव इफेक्ट कभी नहीं होता। वेरी गुड। ये तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। तो एक तो आपने हमको ये बताया कि वो काली को उतरने लगती है तो वो अच्छा नहीं है शिवलिंग घर में स्थापित करना। तो और भी कोई कैटेगरीज हैं शिवलिंग की? 3 प्रकार की कैटेगरीज हैं रसायन शास्त्र के अकॉर्डिंग। अधम, अधम जिसकी मनाही की गई है, जो वर्जित है, जो आप घर में स्थापना नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू रसायन शास्त्र। जिस शिवलिंग में जिंक, लेड या टिन, जस्ता, रांगा या फिर सिक्का मिला करके शिवलिंग बनाया हो वो आप घर में नहीं रख सकते, वो अधम है, वो आपका नुकसान करेगा। फिर होता है मध्यम। मध्यम में क्या लोग करते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट चांदी मिला करके या डायरेक्ट तांबा मिला करके, कुछ लोग सोना मिला करके भी बना देते हैं। वो सेमी सॉलिड हो जाता है। अच्छा। वो उसको पूरी तरह से उसको ठोस नहीं हम कह सकते, उसकी स्किन को आप नाखून से आसानी से उखाड़ सकते हो। वो मध्यम कैटेगरी का है, वो आपका नुकसान नहीं करेगा, थोड़ा बहुत फायदा ही करेगा। लेकिन उसके बाद आता है उत्तम कैटेगरी। उत्तम में क्या होता है कि उसमें आप मेटल का यूज नहीं कर सकते, उसमें मिनरल्स का यूज होता है। अच्छा, मिनरल्स जैसे हम यूज करते हैं स्वर्ण माक्षिक। अच्छा। इसको आम भाषा में आजकल इसको पाइराइट बोलते हैं। अच्छा। जिसमें बेसिकली ये एक मिनरल है जिसमें क्या रहता है कि आयरन और कॉपर दोनों इसमें रहते हैं। लेकिन जब उसके साथ मरकरी को ट्रीट किया जाता है तो वो आयरन को छोड़ देता है, कॉपर को ग्रहण करता है। और मिनरल्स में केवल कॉपर और आयरन नहीं होते, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। वो चीज़ें भी भारत को मिलती हैं। उसके अलावा कुछ विशेष औषधियों के घन सत्व होते हैं जो कि शिवलिंग के साथ में अटैच किए जाते हैं। फिर शिवलिंग में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आती है कि वो जैसे रॉक होती है, चट्टान होती है, ऐसे सॉलिड हो जाएगा। और इस शिवलिंग की एक ये खासियत रहेगी कि इस शिवलिंग को आप जितना कपड़े से साफ करते जाएंगे इसकी चमक डे बाय डे बढ़ती ही चली जाएगी, कभी कम नहीं होगी। अच्छा। एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा कि इसमें आपको अपना चेहरा भी दिखना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इतना जो है इतना ज़्यादा वो शाइन करना शुरू कर देगा। ये होता है। ये सब गुरुदेव की कृपा है, इनके आशीर्वाद से ही मैंने जो कुछ मैंने प्राप्त किया है यही मैंने किया है बस। बहुत ही अच्छा, आपने इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी आज सभी को दी है। हाँ जी। तो इसके लिए तो
आपको बहुत बहुत धन्यवाद और गुरुदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आप रस के क्षेत्र में आगे कार्य करते रहें। थैंक यू वेरी जय मच। गुरुदेव जी। आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।